हाँ यस, हाँ यस अभिषेक। ओहो, हाँ डाउनलोड हुआ। देखिए इसको आपको पहले भी हम डिस्कस कराए थे, तो फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल जब आपको बजट वगैरह डिटेल में हम डिस्कस कराए थे, शायद उस समय कराए थे आपको ये। देखिए इसमें फर्स्ट पेज जो है, तो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट 2024-25। तो ये देखिए, ये जो आपका ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, यही मेन डॉक्यूमेंट होता है बजट का, ठीक है। तो इसको ये देखिए, ये जो है यानी कि साल, इसको क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें साल भर का सरकार का हिसाब किताब होता है पूरा। अभी जैसे ये प्रस्तुत किया गया इस साल 2024-25, यानी अगले साल के 31 मार्च तक। और चूँकि साल इसका जुलाई में शुरू हुआ इस बार, क्योंकि चुनाव हुआ था, तो ये पेश किया गया जुलाई में जो है। देखिए इसमें बेसिकली आप देखेंगे फर्स्ट पेज पर कंटेंट्स में कि इसमें ये 3 स्टेटमेंट में बटा होता है। ये जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है ये बेसिकली 3 स्टेटमेंट में बटा होता है। स्टेटमेंट 1 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 2 है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और स्टेटमेंट 3 है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 3 स्टेटमेंट होते हैं, यानी 3 तरह के अकाउंट्स जो है सरकार के होते हैं। एक अकाउंट को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, दूसरे को कहते हैं कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और तीसरे को कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये 3 अकाउंट से टोटल हिसाब किताब सरकार का चलता है, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। हाँ, तो गवर्नमेंट का जितना भी इनकम यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है वो इन्हीं 3 अकाउंट से होता है। फर्स्ट है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हाँ ये होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देन कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, देखिए मेनली यही दोनों होते हैं सरकार के, फर्स्ट और सेकंड। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो मेन सरकारी पैसा होता है जिससे सारा हिसाब किताब खर्च होता है इसमें, और दूसरा है कॉन्टिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो कि इमरजेंसी टाइम के लिए होता है। कॉन्टिंजेंसी कहते हैं सम इमरजेंसी सिचुएशन, तो उसके लिए इसमें होता है, ठीक है। थर्ड फिर आता है उसके बाद में, ये शुरू में नहीं, तो ये एक एडिशनल होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जिसमें और कई तरह के सरकार का जो इनकम और खर्च होता है वो उसमें किया जाता है। हाँ, उसमें जितना भी साइड वाइज, जैसे जो मेन होता है वो होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितना भी पैसा इनकम सरकार का मेनली होता है, जो सरकार का मुख्य जो काम होता है उससे, वो आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। और सबसे पहले जो पैसा खर्च होता है वो इसी से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। उसके बाद फिर है कॉन्टिंजेंसी फंड, जो कि एक रिज़र्व फंड होता है। कोई भी अलग तरह का, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं ट्रेन पलट गया, कहीं बाढ़ आ गया, इस तरह का जो भी इमरजेंसी सिचुएशन है, तो उससे डील करने के लिए इसमें पैसा रिजर्व रहता है। और फिर उसके बाद पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है थर्ड चीज़, जिसमें क्योंकि सरकार और बहुत तरह के कामों को करने लग गई, ठीक है, अपना मेन जो सरकार का एक काम होता है उससे अलग हट के भी बहुत तरह का काम सरकार करने लग गई, तो उससे जो भी पैसों का हिसाब किताब होता है वो इस अकाउंट में होता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया उसको कहते हैं।
ठीक है, उसको कहते हैं पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो अब इसमें देखिए, इसमें आपको फर्स्ट पेज पर ही देखेंगे कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, उसमें देखिए, उसमें सब टॉपिक क्या है, रेवेन्यू अकाउंट, रिसीट्स, रेवेन्यू अकाउंट, डिसबर्समेंट्स और कैपिटल अकाउंट रिसीट्स और कैपिटल अकाउंट डिसबर्समेंट्स। ठीक है, तो अब यहाँ समझिएगा, रिसीट्स कहते हैं इनकम को और डिसबर्समेंट कहते हैं जो दिया गया, जारी किया गया, मतलब दिया गया जो एक तरह से, उसको डिसबर्समेंट कहते हैं। ये सब वर्ड स्टैंडर्ड वर्ड है, बहुत आपको दम याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बेसिक ये सब वर्ड है इकोनॉमी का। कहते हैं इतना अमाउंट डिसबर्स किया गया, मतलब दे दिया गया। तो अब इसमें देखिए, ध्यान रखेंगे, ये सब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए जो भी बता रहे हैं, ये आपको पूछा जा रहा है इसलिए। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो दो तरह का अकाउंट उसमें बना होता है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। हाँ, कर दे रहे हैं, चलिए कर दे रहे हैं, वेट, अच्छा ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले आपका ये हो गया, ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हालांकि यहाँ सेंट्रल वर्ड ने यूनियन गवर्नमेंट लिखना चाहिए था, लिख देता है लोग। 24-25 ईयर के लिए, एज लेड बिफोर पार्लियामेंट, जैसे पार्लियामेंट के सामने रखा गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये मॉडिफाई होता है, ये अभी आपको दिया गया है जिस रूप में ये रखा गया पार्लियामेंट के सामने, वहाँ क्या है कि फिर पार्लियामेंट के सामने रखा गया तो फिर उसको, उस पर बहस होगी, उसमें मॉडिफिकेशन होगा, तब उसको पास किया जाएगा। समझ गए? तो वो फिर फाइनली मॉडिफाइड हो जाएगा, वो पास होगा। ये है जो रखा गया पार्लियामेंट के सामने, एज लेड बिफोर पार्लियामेंट। क्योंकि आपको बताया मैंने, बजट तो पेश किया जाता है, फिर उस पर बहस होता है और फिर एक एक करके उसका सारा चीज़ पास किया जाता है वोटिंग करके। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें बेसिकली 3 तरह के इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट 1 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट 2 है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया और स्टेटमेंट 3 है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। तो मैंने इसमें कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होता है फर्स्ट, दैट इज़ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसी में सरकार का जो सारा पैसा है मेनली वो आता है और जाता है इसी से। इसमें 2 तरह के अकाउंट होते हैं, एक को कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट, यानी जिसमें पैसा आया नॉर्मल इनकम से, और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट, जिसमें पैसा लॉन्ग टर्म यूज़, इन्वेस्टमेंट, ये सब के लिए कहीं से आया, उसको कहते हैं। ये 2 तरह के अकाउंट होते हैं, अभी आप इतना जानिए, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो आपको सिर्फ इसमें होता है कि इसमें इमरजेंसी, ये सब के लिए, कैलामिटी क्राइसिस के लिए पैसा होता है रिजर्व। और थर्ड है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो कि और फिर बहुत तरह के सरकार जो कामकाज करने लगा है मेन अपने काम से हटके, तो उससे जो भी पैसा, ठीक है। अब यहाँ वर्ड आपको ध्यान देना है, देखिए हर जगह आप देख रहे हैं इसमें रिसीट्स है और डिसबर्समेंट्स, जैसे रेवेन्यू अकाउंट में रिसीट्स और रेवेन्यू अकाउंट में डिसबर्समेंट्स। रिसीट्स हुआ इनकम, डिसबर्समेंट हुआ जो निकाला गया, खर्च किया गया। उसी तरह कैपिटल अकाउंट में है रिसीट्स और डिसबर्समेंट्स, यानी कि जो कैपिटल अकाउंट में आया और जो कैपिटल अकाउंट से खर्च किया गया या दे दिया गया, डिसबर्समेंट हुआ। ठीक है,
इसमें अब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसमें है स्टेटमेंट 1A है, एक एडिशनल इसमें है जो कि है डिसबर्समेंट्स चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये चार्ज्ड वर्ड देखिए कोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बताएंगे आपको आगे एक्सप्लेनेशन कि ये होता है कि चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, खैर वो बताएंगे अलग। फिर स्टेटमेंट 2 है जो कॉन्टिजेंसी फंड, उसमें भी आपको है रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स, यानी कि जो उसमें इनकम हुआ और जो खर्च का हिसाब किताब हुआ। देन स्टेटमेंट 3 पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, उसमें भी रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट्स, ठीक है। और उसके बाद कुछ है जैसे रिसीट्स एंड इन एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर, जहाँ अपना लेजिस्लेचर यानी विधानसभा वगैरह नहीं है, वैसे यूनियन टेरिटरीज़ का भी जो है यूनियन गवर्नमेंट ही करती है। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहाँ का लेजिस्लेचर है अपना, ठीक है। तो वो अपना उसका असेंबली पेश करता है, वहाँ अपना बजट दिल्ली का बनता है। इसी तरह जहाँ भी अपना विधानसभा है जिस यूनियन टेरिटरी में, तो वहाँ की वो पेश करती है, नहीं तो जहाँ नहीं है तो उसका भी बजट वगैरह ये सारा जो है प्रेजेंट करती है, यही आपके पार्लियामेंट में होता है। तो ये आप इतना आप ही समझ गए कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली 3 तरह के स्टेटमेंट में बटा होता है। एक होता है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, एक होता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इनके अलावा छोटे मोटे जैसे हैं 1A है चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, और फिर यूटीज़ का जो हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर अगर आप आएंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अब यहाँ से देखिए ये स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट 1 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रेवेन्यू अकाउंट रिसीट्स। स्टेटमेंट 1 है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का, उसका रेवेन्यू अकाउंट का, रिसीट्स का यानी इनकम का। अब इसमें देखिए स्टार्ट किससे हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू। इनकम कहाँ है सरकार का, सबसे पहले टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में सबसे पहले क्या है, टैक्स में क्या क्या है, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। इसका देखिए अब इसमें क्या क्या कॉलम्स है, कॉलम्स है जो है ये तो मेजर हेड यानी उसका एक टाइटल नंबर दिया रहता है, कौन सा टॉपिक नंबर है वो मेजर हेड। उसके बाद वास्ट एक्चुअल्स 22-23 यानी 22 पिछले साल में 22-23 में एक्चुअल कितना कलेक्शन हुआ था, ये एक्चुअल्स है। देखिए इसको बोलते हैं वास्ट एक्चुअल, जो हुआ जितना। मैंने बोला ना कि पहले तो हम अनुमान करते हैं कि अच्छा इतना हमको टैक्स आएगा, इतना हमारा खर्च होगा। जब एक साल बीत जाता है तब उसके तो वो तो जो होना था खर्च वो हुआ, या जो इनकम होना था हुआ, फिर उसका हिसाब किताब किया जाएगा। तो वो फिर तब वो हिसाब किताब से पता चलता है कि कितना वास्तविक में हुआ, एक्चुअल में हुआ। तो वो है एक्चुअल्स किस साल के लिए, 2022-23 का दिया हुआ है एक्चुअल। देखिए 2022-23 का एक्चुअल किस में पेश किया जा रहा है, 2024-25 के, ठीक है। तो देखिए टाइम लगता है आने में एक्चुअल। तो फिर है बजट एस्टिमेट्स 23-24 का, 23-24 का एस्टिमेट्स क्या था। फिर है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स 23-24। फिर होता क्या है कि बजट एस्टिमेट तो था उस साल का, लेकिन वो उससे ज़्यादा हो गया क्या, मतलब खर्च तो घटता बढ़ता रहता है, अंदाज़ा भी घटता बढ़ता रहता है लोग। तो फिर एक आता है रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, RE लिखते हैं शॉर्ट में उसको, यानी कि जो पहले अनुमान किया गया था उसको उसमें और कुछ मॉडिफाई किया गया कि नहीं भाई इतना खर्च होगा। पहली बार बजट पेश किया, मान लीजिए एजुकेशन पर पहली बार जब साल में बजट पेश हो रहा था तो अंदाज़ा लगाया गया था कि हम आने वाले साल में 1000 करोड़ खर्च करेंगे, लेकिन 2 महीना बीतते बीतते लगा कि नहीं ये 1000 करोड़ में नहीं हो पाएगा, इसको तो 1500 करोड़ हमें खर्च करना पड़ जाएगा। तो वो फिर अगले बजट में या उसमें दिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कोई उसमें पेश किया जाता है, तो वो उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टीमेट।
और फिर उसके बाद जब खर्च हो जाता है उसका जो डेटा आता है तो उसको कहते हैं एक्चुअल। तो एक होता है एस्टिमेट, एक होता है रिवाइज बजट एस्टिमेट, फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट और फिर एक्चुअल। तो यहाँ देखिए 2022-23 का आपको एक्चुअल दिया गया है, 23-24 का बजट में जो एस्टिमेट दिया गया था जब 23-24 का बजट पेश हुआ था, फिर 23-24 का रिवाइज्ड एस्टिमेट्स कितना, और फिर 24-25 का बजट एस्टिमेट्स दिया गया है। ठीक है, तो ये पिछले 2-3 साल का इसमें देखिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। जैसे जीएसटी का हम अगर मोटे तौर पर देखें, जीएसटी 22-23 में जो है इनकम हुआ कितना, और ये कितना में, इन रुपीज़ क्रोर्स में, ये जो भी डेटा है इन क्रोर्स में है। तो यहाँ देखिए 22-23 में कितना कलेक्शन हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 8,53,900 करोड़। ये एक्चुअल इनकम हुआ सरकार का जीएसटी से 22-23 में, 8,53,900 इतना कलेक्शन हुआ जीएसटी। तो 23-24 के बजट में एस्टिमेट किया गया था कि कलेक्शन होगा कितना, 9,60,535 करोड़। फिर उसको रिवाइज एस्टिमेट किया गया तो वो हो गया 9,60,930 करोड़, 400 करोड़ के लगभग बढ़ा। ठीक है, और इस साल के लिए एस्टिमेट किया जा रहा है 24-25 के लिए 10,66,799 करोड़, इतना कलेक्शन होना चाहिए जीएसटी का। तो देखिए आपको 4 डेटा यहाँ दिया हुआ है इस बार के ये एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में। एक जो 22-23 का एक्चुअल हुआ, 23-24 का जो बजट एस्टिमेट था, 23-24 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था इस बार, और 24-25 इस साल का जो बजट पेश कर रहे हैं वो उसका एस्टिमेट कितना है। ठीक है, तो ये हो गया जीएसटी का। इसी तरह देखिए अब है टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम टैक्स, ठीक है, और एक्सपेंडिचर पर अलग अलग, तो टोटल दिया हुआ, फिर उसको बांटा हुआ अलग अलग में। जैसे देखिए जीएसटी कितने में बटा होता है, जीएसटी मेजर है उसमें क्या क्या है, एक है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसका देखिए दिया हुआ है कि 7,18,000 इतना। अब देखिए आपको यहीं से सवाल पूछा था ना, आपको क्या पूछा था क्वेश्चन, कि विच इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा सवाल आया था ना, कि सरकार का इनकम का मेन सोर्स, मेजर सोर्स क्या है। ये सवाल एक तो पहले आया था और अभी, तो पहले का मैंने कहा था आंसर कुछ और हो जाएगा जब वो क्वेश्चन एक पुराना पूछा हुआ था 93 के समय का। अभी के समय आपको पूछेगा, ठीक है, तो यहाँ जो है इसमें देखेंगे हम लोग कि जो है देखेंगे कि कम ही है सब, सबसे ज़्यादा जो है वो है जीएसटी से 8,53,000, नहीं 1 मिनट, 8,53,000। इधर इनकम टैक्स से कितना है, नहीं इनकम टैक्स से ज़्यादा है 16। इसमें भी देखिए क्या क्या है टैक्स, तो हमको यहाँ यही देखना है कि किससे ज़्यादा है। जैसे ये तो जीएसटी सब मिला के ये किया था, जीएसटी का टोटल डेटा है सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और गुड्स एंड कंपनसेशन सेस मिला के टोटल था। तो इसमें देखेंगे कि एक 7,18,000 सीजीएसटी से या इससे था, जबकि टैक्सेस ऑन, देखिए जैसे यहाँ कॉरपोरेशन टैक्स है, कॉरपोरेशन टैक्स से जो है 2022-23 का था 8,25,833 करोड़, 8,25,833 करोड़। तो देखिए टैक्सेस जो है जितना भी, ठीक है, टैक्सेस जो है देखिए आपको यहाँ कैपिटल ए है टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल ए में दिया हुआ है ऊपर टैक्स रेवेन्यू, जिसके अंदर सब टॉपिक बांटा हुआ है, ए स्मॉल ए,
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्मॉल बी टैक्सेज ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सी में बांटा हुआ टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस, एंड डी में है टैक्सेज ऑन कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज अदर देन जीएसटी। ठीक है, इसमें देखिए कि ऊपर जीएसटी में 4 तरह का टैक्स है, बी में भी 5-6 तरह का टैक्स है, सी में 4 तरह का टैक्स है और डी में 5-6 तरह का टैक्स है। तो इसमें हम देखेंगे कि आपसे पूछा था कि सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स क्या होता है। देखिए टैक्स में सबसे ज़्यादा किस में कलेक्शन है, तो हम देखेंगे कि टैक्स में जो है सबसे ज़्यादा कलेक्शन है किससे, वो है कॉरपोरेशन टैक्स से। कॉरपोरेशन टैक्स से 22-23 का, हाँ 8,25,833 मात्र इसी से है, इतना किसी से नहीं है। तो यहाँ आपको सबसे बड़ा जो है वो सोर्स ऑफ टैक्स जो है वो हो गया कॉरपोरेशन टैक्स से। और इनकम टैक्स से भी पहले इनकम टैक्स से ज़्यादा होता था। देखिए अभी इनकम टैक्स से कितना है, 8,08,000 है, ये कॉरपोरेशन है 8,25,000 और ये है 8,08,000। कॉरपोरेशन टैक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ देखेंगे अब अगर 24-25 का जैसे अगर देखें या 23-24 का देखें रिवाइज्ड एस्टीमेट, 23-24 का रिवाइज्ड एस्टीमेट देखिए, वहाँ देखेंगे कि हमारा कॉरपोरेशन टैक्स का एस्टीमेट है 9,22,000 करोड़ और इनकम टैक्स का जो है वो है 9,90,000 करोड़। तो ज़्यादा कौन है, इनकम टैक्स। और 24-25 का देखिए, 24-25 का कॉरपोरेशन टैक्स है 10,20,000 और इनकम टैक्स कितना है 11,50,000। ठीक है, तो 24-25 का अगर आपको पूछेगा सबसे बड़ा सोर्स, वहाँ हो जाएगा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे तो वहाँ आपको डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। हाँ, इनडायरेक्ट्स में जीएसटी वगैरह हो गया, हाँ इनडायरेक्ट होता है। हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन किससे हो रहा है। अगर देखिए जीएसटी से अगर हम देखें टोटल कलेक्शन इस 24-25 का डेटा जो इस बार के बजट में इस साल के लिए अनुमान किया गया है, तो जीएसटी का टोटल देखिए ऊपर बोल्ड में कितना है 10,66,000 करोड़, जबकि इनकम टैक्स से कितना है 21,70,000 करोड़। बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारा इनकम टैक्स अगर कहें और उसमें कॉरपोरेशन टैक्स भी शामिल है। अगर तो सबसे अगर पूछे कि कौन सा टैक्स, आपको हम दिखा दिए अभी 24-25 के लिए, 24-25 के लिए जो आपका सबसे बड़ा सोर्स है इस साल वो होगा हमारा इनकम टैक्स। ठीक है, और हाँ इनकम टैक्स अगर पूछे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछेगा तो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब डायरेक्ट टैक्स होते हैं, जबकि जीएसटी जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, क्योंकि जीएसटी जमा कोई और करता है, पैसा कोई और भरता है ना। हम लोग पैसा देते हैं लेकिन जमा करता है कोई और कंपनी सब, जबकि इनकम टैक्स हमारा जो है वो हम ही जमा करते हैं। बाकी देखिए टैक्सेज ऑन प्रॉपर्टी, सी जो है उसका है मात्र 37,000 करोड़। टैक्सेज ऑन कमोडिटीज़ जो है जिसमें कि सीटीटी है, कैश ट्रांजैक्शन टैक्स सीटीटी, या कमोडिटी ट्रेडिंग सीटीटी, और कई सारा यूनियन एक्साइज कस्टम सब का हिसाब दिया हुआ है, तो वो है 5,61,000 करोड़, 5 लाख में है, जबकि ये सब है 21 लाख 10 लाख इतना ज़्यादा है। तो देखिए इसमें जो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू नीचे जो है आपको फिर आएगा, ई के नीचे है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, यानी टोटल टैक्सेस से हमारा रफली कितना रेवेन्यू हो रहा है। तो वो जो है देखिए 22-23 में हुआ जो है
30,54,191 करोड़ 22-23 में। और इस साल टोटल कितना उम्मीद है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रहने का? 38,40,170 करोड़ ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हुआ। ठीक है, उसके बाद नीचे दिया हुआ आपको स्टेट्स शेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। स्टेट को जो शेयर देना है जो कि एक कंसोलिडेटेड फंड में नहीं है, तो वो दिया हुआ है अलग अलग। उसका इस साल के लिए है 12,47,211 करोड़, ये स्टेट को देना है इसमें टैक्सेस में से। ठीक है, तो टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया? देखिए ये टोटल ग्रॉस टैक्स, समझिए इस चीज़ को, ये जो अभी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू पड़े ये टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ भारत सरकार का, उसमें से राज्यों को कितना देना, यानी 38 लाख इस साल के लिए 38,40,170 करोड़ जो हुआ भारत सरकार का टैक्स कलेक्शन, मतलब उम्मीद है ऐसा होगा इस साल से। उसमें 12 लाख नीचे उसके जो है 12,47,211 करोड़ ये तो देना होगा राज्यों को। तो उसके नीचे दिया हुआ है कि टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना आमदनी हुआ घटा देंगे, तो 38 लाख में से 12 लाख 12.5 लाख घटा दिए तो बच गया कितना? 25,92,000, यानी लगभग 26 लाख करोड़ के आसपास, रफली 26 लाख। 38 लाख करोड़ इनकम हुआ जिसमें से कि 12.5 लाख करोड़ राज्यों को देना है, तो उसका कितना बच गया? 26 लाख करोड़। ये हो गया हमारा ए जो था टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से जो हमारा भारत सरकार का इनकम होने जा रहा था। फिर बी आ गया नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो आपका टैक्स के अलावा जो दूसरा रेवेन्यू का सोर्स है। ठीक है, तो उसमें फिस्कल सर्विसेज है, इंटरेस्ट रिसीट्स यानी जो ब्याज वगैरह इसको मिलता है, ब्याज का पैसा, जैसे सरकार भी किसी को कर्ज देता है तो वो उससे ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट रिसीट्स है, डिविडेंड्स है, प्रॉफिट्स है, जो भी है अदर नॉन। फिर देखिए जनरल सर्विसेज, फिर देखिए सर्विसेज में अब हाँ सी के बाद सी अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है बी का सी है ना, कैपिटल बी नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो सी हुआ अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी टैक्स को अलावा जो रेवेन्यू होना है सरकार का, उसमें है फर्स्ट जनरल सर्विसेज। और जनरल सर्विसेज है कई तरह का, देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से जितना इनकम हुआ, जैसे आप लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो पब्लिक सर्विस कमीशन को आप लोग पैसा देते हैं ना, फॉर्म भरते हैं उसका पैसा जमा करते हैं, वो सब पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर पुलिस से जो फाइन वगैरह या जो भी करके हुआ इनकम, जेलों में जो हुआ, सप्लाइज एंड डिस्पोज, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पब्लिक अदर सर्विस ये है। और नीचे देखिए फिर है डिफेंस सर्विसेज, जनरल सर्विसेज अलग और डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अलग अलग है या और जो भी है। फिर उसके बाद सोशल कम्युनिटी सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज। देखिए ये जो डिटेल पूरा दिया हुआ है कि कितना इनकम हमको हुआ पहले और इस साल कितना होने का उम्मीद है, ये देखिए ना पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे जैसे आगे पेज बढ़ते जाइएगा उसमें आपको सारा चीज़ डिटेल इनकम सब मिलता जाएगा, सरकार का कहाँ कहाँ से कितना इनकम है। ठीक है, इसी को कहते हैं आपका एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग देखिए ऊपर देख रहे थे जो ये इनकम का था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का रेवेन्यू अकाउंट में इनकम रिसीट्स का था पेज 3 तक। इसका जो थर्ड ये है प्रिंटेड में थर्ड पेज नंबर। उसके बाद देखिए पेज नंबर प्रिंटेड जो 4 है, अब आ गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया रेवेन्यू अकाउंट डिसबर्समेंट्स, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रेवेन्यू अकाउंट से जो खर्च किया गया, जो पैसा दिया गया, अब उसका हिसाब किताब। समझ गए कहाँ कहाँ? जैसे देखिए सबसे पहले इसमें स्टार्ट हो रहा है ए जनरल सर्विसेज। जनरल सर्विसेज जो सरकार के हैं, जिसमें कि सबसे पहले है ऑर्गन्स ऑफ स्टेट।
जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट यानी जो सरकार के अंग हैं, जैसे पार्लियामेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेचर्स, जितने भी पार्लियामेंट हैं, मतलब एक ही पार्लियामेंट तो एक है, और साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर्स हैं, जैसे विधानसभाएं जहाँ जहाँ हैं, विधानसभा या विधान परिषद, उन पर कितना पैसा खर्च किया गया वो दिया गया है। देखिए जैसे ऑर्गन्स ऑफ स्टेट में पार्लियामेंट ये सब में है, देखिए 2022-23 में कितना हुआ, 1049 करोड़, 1050 करोड़ रफली, और इस साल होगा 1200 करोड़। उसके ये हो गया पार्लियामेंट और विधानसभाओं पर, विधान परिषद पर, लेजिस्लेचर्स पर। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी गवर्नर्स हैं और जितने यूटी के एडमिनिस्ट्रेटर्स, यूटी में जो अधिकारी को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वहाँ का देखरेख सरकार मतलब कामकाज चलाने के लिए, उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। उन सब पर कितना खर्च हुआ साल भर में, तो 2022-23 में 90 करोड़ रुपया इन पर खर्च हुआ। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पर है 950 करोड़ हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट के कामकाज में कितना खर्च हुआ, 891 करोड़। इलेक्शंस में कितना खर्च हुआ, देखिए 3775 करोड़। ऑडिट में, जांच में, मतलब हिसाब किताब का देखा देखी में कितना खर्च हुआ, 5500 करोड़। ये देखिए इतना सरकार के तरह तरह पर सब पर खर्च हुआ साल भर में। फिर है देखिए इसमें टैक्स कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन के लिए कितना कितना खर्च किया गया पैसा, क्योंकि टैक्स कलेक्शन होता है उसमें भी तो खर्च होता है, सब कंप्यूटर पर लोग बैठ के काम करते हैं हिसाब किताब, तो उसका भी तो खर्च होता है, तो वो सब का खर्च यहाँ देखिए सारा। अब ये क्या है, खर्च दिया जा रहा है, कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ सरकार के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के रेवेन्यू अकाउंट से। तो रेवेन्यू अकाउंट से देखिए यहाँ सारा सर्विसेज आपको मिलेगा, जितना भी खर्च कहाँ होगा, सरकार जो खर्च करेगा तो या तो सैलरी देने में या और तरह का सरकार चलाने में जो भी खर्च होता है, मेंटेनेंस होता है, वो सारा ये देखिए सारा खर्च दिया हुआ है। उसके बाद जो है डिसबर्समेंट्स, ये हो गया कंसोलिडेटेड फंड के बाद। डी में है, इसमें लास्ट में देखिएगा, लास्ट पेज में, इसमें पेज प्रिंटेड 6 पर ग्रांट्स इन एड एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ग्रांट्स इन एड है यानी कि जो मदद के तौर पर पैसा दिया गया, टोटल है जैसे 22-23 का 6,58,000 करोड़, 6.5 लाख करोड़, जिसमें देखिए ग्रांट्स इन एड टू स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को कितना ग्रांट दिया गया, 5,80,000 करोड़। यूटीज़ को दिया गया 71,000 करोड़। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विथ अदर का, दूसरे देशों के साथ सहयोग वगैरह करने में कितना खर्च, इसमें दिया गया पैसा 6,500 करोड़। यूटीज़ को 13,000 करोड़। टोटल रेवेन्यू डिसबर्स, तो टोटल रेवेन्यू डिसबर्समेंट्स यानी रेवेन्यू अकाउंट से टोटल खर्च 22-23 में कितना हुआ हर चीज़ पर सरकार का खर्च मिला के, 37,83,698 करोड़, यानी रफली 37,84,000 करोड़। ये 2022-23 में सरकार का कुल खर्च हुआ साल भर में। देखिए कितना खर्च हुआ सरकार का, 37,84,000 यानी रफली 38 लाख करोड़, 38 लाख करोड़ सरकार ने खर्च किए, भारत सरकार ने, ठीक है, साल भर में। ये हुआ खर्च। और इनकम देखें अगर, पहले था जो आपका रिसीट्स में, तो टोटल रिसीट्स देखिए क्या हुआ, 37 लाख, वही मिला दिया, 38 लाख करोड़ मिला दिया, 37,83,698 यानी 38 लाख करोड़ 22-23 में, 38 लाख करोड़ इनकम हुआ और खर्च भी कितना किया, 38 लाख करोड़ मिला दिया टोटल, ठीक है। तो एक्चुअल्स में दोनों मिला दिया फिगर,
कि रिसीट्स कितना हुआ और डिसबर्समेंट्स। ठीक, इस साल के लिए उम्मीद है कि टोटल इनकम होगा 40 लाख करोड़, 40,85,000 करोड़, और खर्च का टोटल है उतना ही 40,85,000 करोड़, क्योंकि ये चालू खाता से होता है, जहाँ इनकम हो रहा है तो वो उतना ही, जितना पैसा आएगा उतना ही जाएगा। सीधी बात है कि भाई जितना इनकम होगा इसमें तो उतना ही ना खर्च कीजिएगा, जितना कैश आया उतना कैश जाएगा, तो इसमें तो इधर उधर होता नहीं है, क्योंकि उतना ही होता है जितना पैसा अवेलेबल इसमें होता है। इसमें कर्जा वर्जा लेने का तो सुविधा इसमें नहीं आता है। उसके बाद देखिए प्रिंटेड पेज नंबर 7 पर देखेंगे, अभी हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया देख रहे हैं, यानी कि मेन सरकार का जहाँ पैसा इनकम होता है और जहाँ पैसा, देखिए हम लोग जितना भी फाइन वाइन भरते हैं, चालान फाइन, कहाँ जाता है पैसा, सब जाता है इसी में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितना भी टैक्स आपने देखा, जितना टैक्स कलेक्शन हुआ तरह तरह से, ठीक है, सब जाता है पैसा कहाँ, इसमें जाता है। और आपने क्या देखा, जितना फीस सरकार का खर्च है, यानी कि सैलरी, देखिए राष्ट्रपति से लेके और नीचे के अधिकारी तक, सरकारी कर्मचारी तक, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, देखिए आप सबका, पार्लियामेंट का भी है, ठीक है, असेंबली का भी है, अधिकारियों का भी है, हर तरह का, चाहे वो मिलिट्री के हों, सिविल के हों, जहाँ के भी अधिकारी कर्मचारी हों, उन सब का खर्च इसी से आता है। किससे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में, इसके बाद ये 1A था, ये 1 था, स्टेटमेंट 1 ये हो गया। अच्छा देखिए इसमें ये था, अभी तक तो हम लोग रेवेन्यू अकाउंट देखे थे, चालू खाता इनकम जो है। अब आ गया, देखिए इसको 1 मिनट, हाँ, राजस्व खाता बोलते हैं, चालू खाता तो हम आपको कह दिए, राजस्व, रेवेन्यू अकाउंट यानी राजस्व हिंदी में कहते हैं, इनकम को राजस्व। अब आ गया नेक्स्ट है प्रिंटेड पेज 7 से कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था कि जो कैपिटल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हम कोई चीज़ के लिए कैपिटल लगाते हैं, उस खाते में कैपिटल लॉन्ग टर्म खर्च के लिए जो है, इसमें इनकम कहाँ कहाँ से होगा। तो जैसे ए है, इसमें पेज नंबर 7 पर देखिए, सबसे पहले पब्लिक डेट, सरकार का कर्ज, ठीक है। तो सरकार कर्ज लेती है कहीं से खर्च करने के लिए, कुछ इन्वेस्ट, कुछ डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा इसमें आता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो इसमें कई तरह का है, तो पब्लिक डेट हो गया, ठीक है, रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, जो बी है, जो भी लोन दिया था सरकार उससे जो पैसा आया, या एडवांस दिया था, यानी एडवांस जानते हैं अग्रिम कि मतलब, ठीक है, जैसे हम कोई अपना सैलरी पहले एडवांस मांग लेता है कि सर हमको एडवांस दे दीजिए, हमको ज़रूरत है अभी पैसे का, फिर उससे काट लीजिएगा मेरे सैलरी से, तो एडवांस उसको कहते हैं कि जो पहले ही पैसा मांग लिया जाता है। तो यहाँ जो है, अब नीचे सी के नीचे जो है देखिए, टोटल कैपिटल अकाउंट रिसीट्स, कैपिटल अकाउंट में कितना टोटल रिसीट हुआ, तो ये है 89,47,200 करोड़, 89 लाख। और रेवेन्यू रिसीट कितना था 2022-23 का, 27,13,267 करोड़। तो टोटल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में टोटल रिसीट कितना हो गया, ये हो गया आपका 1,16,60,467 करोड़, यानी 1 करोड़ करोड़, समझ गए, उतना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में 2022 साल में टोटल रिसीट हुआ। जिसमें कि देखिए, अब यहाँ देखिए कि कैपिटल अकाउंट में ही आपका है 90 लाख करोड़, और 30 लाख 27 लाख करोड़ जो है वो इनकम है अपने रेवेन्यू से, अपनी कमाई से। अब यहाँ हम देखेंगे ऊपर इसी पेज नंबर 7 पर, टोटल इंटरनल डेट, ऊपर कैपिटल ए के नीचे लास्ट में है, कैपिटल बी के ऊपर
टोटल इंटरनल डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार का देश के अंदर कितना कर्जा है? 87,71,161 करोड़। 87 लाख करोड़ का कर्जा है। एक्सटर्नल डेट यानी विदेशों में कितना कर्जा है? 93,000 करोड़। टोटल पब्लिक डेट फिर दिया हुआ है, टोटल यानी सरकार का कुल कर्ज कितना है? 88,64,000 करोड़। 88 लाख करोड़। तो ये देखिए इतना कर्ज ले रहा है सरकार, कर्ज बहुत है सरकार पर, ठीक है। तो इनकम, हमारा इनकम से जो पैसा आया है वो मात्र 27 लाख करोड़ है, और कर्ज से पैसा आया हुआ है वो है 88 लाख करोड़। देखिए कितना कर्ज भी लेती है सरकार, ये सब कोई जाने समझे तब ना। तो इस तरह जो है हमारा टोटल जो है इनकम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में था 1,16,60,000 करोड़। अब उसके बाद पेज नंबर 8 से है कैपिटल अकाउंट के खर्चे। कैपिटल अकाउंट से खर्च कितना किया गया, ठीक है। तो ये इसमें भी सारा डिटेल दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कितना खर्च हुआ है कैपिटल अकाउंट से। तो इसमें जो है हम देखें कि कैपिटल अकाउंट से टोटल कर्ज चुकाया गया कितना? 72 लाख करोड़ चुकाया गया, ठीक है, चुकाया गया। और तरह के लोन्स में चुकाया गया। तो टोटल खर्च किया गया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से 1,17,50,000 करोड़, ठीक है। इसमें सारा डिटेल इस तरह से दिया हुआ है। तो ये खर्च हो गया। अब देखिए पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पर दिया गया है जो आपका स्टेटमेंट 1A। मैंने आपको जब बताया था कि जो एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट मेनली 3 में बटा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट, कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट और पब्लिक अकाउंट का स्टेटमेंट। लेकिन 1 में एक और है 1A, यानी डिसबर्समेंट्स चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मैंने कहा था चार्ज वर्ड कोट्स में, पेज नंबर 11 पर देख रहे हैं, प्रिंटेड पेज नंबर 11 पर। ये चार्ज्ड का मतलब क्या हुआ कि ये जो चार्ज्ड है इसका मतलब हुआ कि ये जो खर्च है इस पर वोटिंग नहीं हो सकता है, ये करना ही करना है, देना ही देना है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि बजट का जो भी सारा चीज़ होता है, ये जैसे ये है, इस पर पूरे पर वोटिंग होता है कि एक पर, और वोटिंग करके कितना देना है, क्या उतना जितना मांगा उतना दे देना है, कम करना है, बढ़ाना है, क्या है, वो वोटिंग होता है, वहाँ बहस होता है, वोटिंग होता है, फिर पास किया जाता है। लेकिन ये जो खर्चे हैं डिसबर्समेंट्स चार्ज्ड, डिसबर्समेंट का मतलब देना है, खर्च है, चार्ज्ड जो होते हैं उस पर वोटिंग नहीं हो सकता है, वो करना ही करना है आपको, यानी वो बिना बहस किए हुए वो पास हो जाते हैं, उस पर न बहस होती है न वोटिंग होती है, आप उसको कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, वो देना ही है, मतलब सरकार है तो वो देगी ही देगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे खर्च कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। इनमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले पार्लियामेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट पर खर्च होता है या राज्य और इस पे जो खर्च होता है, देखिए वहाँ कुछ था इससे पहले 1 में भी हमने खर्च देखे, वो खर्च जो है उन पर वोटिंग हो सकता है। अभी ऊपर मैंने आपको पढ़ के सुनाया था सर्विस, ये डिसबर्समेंट्स में कि 90 करोड़ या कितना करोड़ ये सब खर्च हुआ था। यहाँ जो है जो चार्ज है, चार्ज में बेसिकली क्या होता है? सैलरी होता है। सैलरी आप किसी का रोक नहीं सकते हैं, ना उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो सैलरी और कंपलसरी पेमेंट, सैलरी की तरह जो और खर्च दिए जाते हैं वो इनमें होता है, चार्ज्ड में होता है। जैसे पार्लियामेंट, स्टेट, यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर्स, यानी जो भी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी, जो विधानसभा के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी वगैरह, उस पर है 23-24 का बजट एस्टिमेट दिया हुआ है 3 करोड़।
तो 3 करोड़ का जो सैलरी है, ठीक है, वो चार्ज है, वो तो होगा ही होगा, उस पर कोई कमी बेसी नहीं हो सकता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनकी सैलरीज पर इनका जो चार्ज खर्चा है 87 करोड़ रुपया, यानी प्रेसिडेंट का सैलरी और बहुत सारा खर्च, वाइस प्रेसिडेंट का, गवर्नर्स का जितने हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स के सैलरी और जो खर्च है, ये चार्ज होते हैं, इनको वोटिंग नहीं हो सकता है, तो देना ही देना है। फिर इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कोर्ट के कामकाज में 850 करोड़ है, ऑडिट का है 200 कुछ करोड़, पब्लिक से तो पुलिस का 9 करोड़ पब्लिक। तो ये सब जो क्या है कि इसमें जनरली सैलरी वगैरह जो होता है, तो इसमें जो यूपीएससी के और पीसीएस के जो ऑफिसर्स होते हैं उनका भी होता है, चार्ज होता है, वो देना ही देना है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सब चार्ज, इसमें देखिए बहुत तरह के खर्च हैं जो दिए गए हैं, ये 1A में है, ठीक है, 1 पेज का है, ये चार्ज है, ठीक है। तो ये इन खर्चों को कहने का मतलब इन पर वोटिंग नहीं होता है, ये चार्ज किया जाता है, यानी कि ये होगा ही इतना, ठीक है। बाकी ऊपर जो था वो सब खर्चे आप वोटिंग कर सकते थे कि इसको कम करना है, ज़्यादा करना है, इतना खर्चा ठीक नहीं है, वो सब है, लेकिन ये जो है ये चार्ज एक्सपेंड। अब समझ गए चार्ज का मतलब। उसके बाद देखिए स्टेटमेंट 3 है जो है आपका, अच्छा इसमें स्टेटमेंट 2 जो है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इसमें अभी कुछ नहीं दिया गया है कॉन्टिजेंसी फंड में, ठीक है, ब्लैंक रखा गया, कुछ नहीं है इसमें, ब्लैंक है इसलिए कि अभी उसको सरकार ज़रूरी नहीं समझता है, वो जितना पैसा उसमें होता है, क्योंकि ये सब का कॉन्टिजेंसी फंड में जो है उसका कोई हिसाब किताब इतना वो ध्यान देना नहीं चाहता है, वो पैसा फिक्स होता है, थोड़ा बहुत लिमिटेड पैसा होता है, जहाँ जहाँ से कोई मदद कोई जमा किया कि हाँ हम बाढ़ राहत के लिए पैसा देना चाहते हैं, या क्योंकि इस पैसे से सरकार को कोई विशेष ये नहीं होता है, ठीक है। ये तो कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसमें वो सीधे जो लोग को पैसा देना होता है, जो लोग मारे गए उनको देना है, तो इसमें इसका विशेष हिसाब किताब नहीं होता है। उसके बाद स्टेटमेंट 3 आ गया हमारा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। उसमें मैंने बताया था कि सरकार और भी बहुत सारे जो काम करता है उससे जो पैसा आता जाता है उसका इसमें हिसाब किताब होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि आपको यहाँ दिया हुआ है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के पहला है पेज नंबर 13 प्रिंटेड पर, रिसीट्स यानी इनकम का, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड, ठीक है। तो ये आपको जो देखिए आपको आया था, ठीक है, ये आपको आया था ना कि स्मॉल सेविंग्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का पैसा कहाँ जाता है, इसी बार पूछा था कि पिछली बार पूछा था, ये क्वेश्चन एक अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि सेविंग्स जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का जमा होता है पैसा वो कहाँ किस अकाउंट में, अच्छा इस बार नहीं था। तो यहाँ देखिए आपको पहले ही में मिल गया कि ये पब्लिक अकाउंट में है। फिर स्टेट प्रोविडेंट फंड एंड अदर अकाउंट्स, देखिए स्टेट गवर्नमेंट का जो भी प्रोविडेंट फंड वगैरह का पैसा होता है, जिसमें देखिए पोस्टल इंश्योरेंस है, और फिर रिजर्व फंड्स, रेलवे फंड्स, नेशनल हाईवे परमानेंट ब्रिज, कई तरह के फंड हैं जो सरकार को जो है पैसा उससे जो भी ये होता है इनकम होता है, ठीक है। तो वो सब का पैसा इसमें पब्लिक अकाउंट में आता है, कहीं कहीं जमा होता है पोस्ट ऑफिस में, यहाँ वहाँ, ठीक है, वो सारा पैसा इसमें आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज 14 नंबर पर दिया है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से खर्च, फिर उन्हीं अकाउंट में उन पैसों उन अकाउंट्स में जो खर्च होता है वो दिया गया है यहाँ आपको, तो ये आप यहाँ देख लिए। उसके बाद फिर है यूनियन टेरिटरीज़ का
खर्च वगैरह यूनियन टेरिटरीज़ का जो है वो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। जैसे सबसे पहले अंडमान निकोबार का है, चंडीगढ़ का है, दादर नागर हवेली, पेज नंबर 15 पर। तो लक्षद्वीप लद्दाख का दिया हुआ। तो इस ये जो हुआ इसी को कहते हैं हम जो है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। देख लिए क्या है एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट। और मेन जो बजट में है वो इसी डॉक्यूमेंट को पेश करना होता है, डिस्कस करना होता है। ठीक है, मेन जो बजट का डॉक्यूमेंट यही होता है जो अभी हमने आपको डिस्कस किया, दिखाया डिटेल में। इसी पर जो आप देखें ना, एक एक टैक्स पर एक एक जो मतलब एक एक जो खर्च वगैरह आइटम है, इस पर एक एक पर वोट बहस होती है और वोटिंग होता है। 1 महीना चलता है बजट सेशन। ठीक है, 1 महीने में यही होता है पूरा। फरवरी मार्च से शुरू होकर लगभग मार्च लास्ट तक चला जाता है, या अप्रैल तक। शुरू में ये मार्च ही तक जाता है, 1 अप्रैल से तो नया साल शुरू हो। लेकिन अब वो डिपेंड, जैसे इस बार तो जुलाई में आया, तो अभी जुलाई अगस्त में चल रहा था ये आपका बजट सेशन। तो 1-1.5 महीना चलता है, जिसमें इसी पर पूरा बहस होता है जो अभी हमने आपको दिखाया। एक एक पॉइंट पर, एक एक खर्चे सब पर बहस होता है और उसको वोटिंग से पास किया जाता है। तो देख लिया आपने। तो अभी जो आपको आ जाइए उसी पर, इंडिया ईयरबुक पे आ जाइए। जो मैंने आपको कहा कि दिस स्टेटमेंट टाइटल्ड एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट इज़ द मेन बजट डॉक्यूमेंट। यही मेन बजट डॉक्यूमेंट होता है। देखिए अब यहाँ इसको वही आपको बता दिया जो हमने आपको दिखाया वहाँ टेबल में। द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट shows the receipts and payments of government under the 3 parts in which government accounts are kept: consolidated fund, contingency fund and public account। ये कह रहा है कि एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिसीट और पेमेंट यानी रेवेन्यू, रिसीट्स एंड पेमेंट, डिसबर्समेंट्स दिखाया जाता है 3 पार्ट्स में, जिसमें कि सरकार के खाते मेंटेन किए जाते हैं। सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कॉन्टिजेंसी फंड और तीसरा पब्लिक अकाउंट। अब देखिए, ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, लोन्स रेज्ड बाय इट एंड ऑल्सो इट्स रिसीट्स फ्रॉम रिकवरीज ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय इट फॉर्म द कंसोलिडेटेड फंड। देखिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, ये पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट। क्या कहा जा रहा है? ऑल रेवेन्यूज़ रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार की जितनी भी इनकम होती है, लोन्स उसके अलावा, लोन्स रेज्ड बाय इट जो वो उधार वगैरह लेता है, एंड ऑल्सो इट्स रिसीट्स फ्रॉम द रिकवरीज ऑफ लोन्स ग्रांटेड बाय इट, और साथ ही साथ ये लोन वगैरह जो रिकवर करता है, यानी कि जो लोन दिया था किसी को, उससे जो पैसा वापस इसको मिलता है उसका भी रिसीट्स, ये सब मिल के बनता है फॉर्म द कंसोलिडेटेड फंड। इसी को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। इसको हिंदी में कहा जाता है संचित निधि। संचित निधि, ध्यान रखिएगा, हिंदी भी पता होना चाहिए आपको ठीक से सबका। तो संचित निधि कहते हैं इसे। इसमें जितना इनकम है, जितना लोन लिया और जो लोन दिया था उससे जो पैसा आया वो इसमें होता है। अब देखिए, ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। जो भी खर्च होता है सरकार का वो कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है। एंड नो अमाउंट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम द फंड विदाउट ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। और कोई भी पैसा इस से बिना पार्लियामेंट के ऑथोराइजेशन, यानी पार्लियामेंट में ऑथोराइजेशन कैसे होता है, वहाँ बिल लाना पड़ता है और वो पास जब करती है तो एक्ट बनता है, और वो एक्ट बनने के बाद वो पैसा निकाल सकता है सरकार। 1 रुपया भी बिना पार्लियामेंट से पास करवाए नहीं निकाल सकता है। तो इसीलिए कुल
जो अनुमानित उसका पैसा का खर्च होता है वो बजट के रूप में पास करवा लेता है पार्लियामेंट से कि इतना हमको अलग अलग फील्ड में इसमें ज़रूरत पड़ेगा, तो इतना हमको आप कर दीजिए। तो जब पार्लियामेंट बजट पास कर देता है तो उतना पैसा निकालने का इसको परमिशन, इसको पावर मिल जाता है। उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं। अगर फिर उसको ज़रूरत पड़ता है तो फिर से वो बिल लाता है पार्लियामेंट में और उसको पास कराता है, तब फिर उतना और पैसा निकालने का अधिकार मिलेगा। देखिए, ओकेजन्स में अराइज व्हेन द गवर्नमेंट मे हैव टू मीट अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर पेंडिंग ऑथोराइजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट। देखिए, इसको समझेंगे ध्यान से। कह रहा है कि ओकेजन्स में अराइज, ऐसे मौके आ सकते हैं व्हेन द गवर्नमेंट में हैव टू मीट अर्जेंट अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, जब सरकार को तुरंत, जो पहले से अनुमान नहीं लगाया था, पहले से सोचा नहीं था, लेकिन तुरंत उसको अर्जेंट खर्च करने पड़ जाते हैं। पेंडिंग ऑथोराइजेशन फ्रॉम पार्लियामेंट, जिसका कि पार्लियामेंट से ऑथोराइजेशन पेंडिंग होता है, यानी अभी ऐसे नॉर्मली क्या है कि पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद आप खर्च कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा आ जाता है कि तुरंत खर्च करना पड़ता है, अर्जेंट ज़रूरत आ जाता है और उसमें पार्लियामेंट का पेंडिंग हो जाता है, यानी कि बाद में हम पार्लियामेंट से ले लेंगे इसका, ऐसा भी खर्च करना पड़ता है। द कॉन्टिंजेंसी फंड इज़ एन इम्प्रेस्ड placed at disposal of president to incur such expenditure। तो बोल रहा है कि ऐसे ही समय में खर्च करने के लिए कॉन्टिंजेंसी फंड जो है वो प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है उससे खर्च करने का। ये सरकार नहीं, प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जनरली सरकार के कहने पर प्रेसिडेंट करता ही है। तो ये जो कॉन्टिंजेंसी फंड का तरीका दिया गया है, जो कि प्रेसिडेंट के जिम्मे सौंपा गया है, कि जब पार्लियामेंट के बिना अप्रूवल के पैसा तुरंत खर्च करना हो तो कॉन्टिंजेंसी फंड से वो सरकार को पैसा दे सकता है ऐसे खर्च के लिए। समझ गए? ये समझे? कॉन्टिंजेंसी फंड किसके जिम्मे होता है? प्रेसिडेंट के जिम्मे होता है। वहाँ पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लेना पड़ता है, ठीक है, बाद में अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ, देखिए, पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर सच एक्सपेंडिचर एंड फॉर सच एक्सपेंडिचर एंड फॉर विड्रॉवल ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इज सब्सिक्वेंटली obtained and the amount spent from contingency fund is subsequently recouped to the fund। देखिए क्या किया जाता है, समझिएगा कि मान लीजिए कि अभी अचानक कहीं बड़ी, जैसे रेल दुर्घटना अभी हुई है, मगध एक्सप्रेस में शायद हुई है बिहार में। हाँ, अच्छा, तो खैर हम देखे नहीं थे, खाली हेडलाइन देखे थे। अच्छा, ठीक। हाँ, समझ गया, लिंक टूट गया होगा। खैर, तो जैसे कि कोई दुर्घटना हो गई इसी तरह की, कोई कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया और तुरंत खर्च करना है, क्योंकि उसके लिए पहले से सरकार तो पास कराई नहीं थी, उसको तो पता नहीं था भाई कहाँ क्या हो जाएगा। तो अब पैसा कैसे निकालेगी सरकार? क्योंकि ऐसे नहीं, देखिए समझिएगा, ये डिटेल इतना जो फिनेंशियल स्टेटमेंट अभी आप पढ़े, सरकार को पैसा भी निकालने उसी तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि सरकार का मन हुआ अब इतना लाख करोड़ का मिल गया तो पैसा निकाल के जो मन सो कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसको भी सारा डिटेल देना होता है कि इस काम के लिए इस जो हम बजट में ये पास कराए थे उस आइटम से इतना पैसा हमको खर्च करना है, और वो जो पैसा निकलता है वो उसी आइटम में खर्च होता है। ऐसा नहीं कि वो पैसा निकाल लिया तो अब उसी भी चीज़ के लिए खर्च कर दे रहे हैं, नहीं। सरकार का बिल्कुल तरीका है। आप अगर एजुकेशन के लिए 100 करोड़ निकाले प्राइमरी एजुकेशन के लिए, तो प्राइमरी एजुकेशन में ही वो 100 करोड़ का आपको खर्च करना होगा।
ये नहीं कि पैसा निकाल लिया और अब उसको किसी और चीज़ में, स्पोर्ट्स में खर्च कर दिया। तो ये तो आप समझ गए, पैसा इतना है सरकार को अब मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि अब ट्रेन दुर्घटना हो गया तो अब एजुकेशन वाला पैसा यहाँ खर्च कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए क्या होता है कि अर्जेंट कुछ खर्च करना है तो उसके लिए वो कॉन्टिजेंसी फंड से प्रेसिडेंट को कहता है कि देखिए ऐसा ऐसा है, वहाँ हुआ है, कॉन्टिजेंसी फंड से इतना पैसा हमको खर्च करने दिया जाए। तो प्रेसिडेंट वो दे देते हैं, तो वो पैसा निकल जाता है कॉन्टिजेंसी फंड से। बाद में क्या होता है कि जब पार्लियामेंट बैठता है, उसकी मीटिंग होती है, तो उतना पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जाता है और उसमें जमा किया जाता है कॉन्टिजेंसी फंड में। समझ गए? तो बाद में पार्लियामेंट के अप्रूवल से उतना पैसा निकाल के फिर से कॉन्टिजेंसी फंड में जमा कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर सच एक्सपेंडिचर एंड फॉर विड्रॉवल ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट, यानी पहले तो आपने जो खर्च किया उस पर पार्लियामेंट की अप्रूवल लेना पड़ता है कि आपने सही किया कि गलत किया। पार्लियामेंट हो सकता है कहे कि अरे आप ये वाहियात खर्चा कर दिए भाई, ये क्या तरीका था खर्च करने का, वो ऐसा भी कर सकता है। पहले तो वो खर्च को ही रिजेक्ट कर सकता है कि गलत खर्च किए। अगर उस खर्च को सही ठहराया तो फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उतना ही पैसा निकाला। देखिए, एन इक्विवेलेंट अमाउंट, विड्रॉवल ऑफ एन इक्विवेलेंट अमाउंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड इज सब्सिक्वेंटली ऑब्टेन्ड, उसका परमिशन लिया जाता है, निकाला जाता है पैसा। एंड द अमाउंट स्पेंट फ्रॉम कॉन्टिजेंसी फंड इज सब्सिक्वेंटली रिकूड टू द फंड, यानी फिर से उतना पैसा उसमें जमा कर दिया जाता है। अब ये रिकूड जो है ये एक टेक्निकल वर्ड है जमा करने के, कि फिर से जैसा जितना था उतना ही कर दिया जाता है। द कॉर्पस ऑफ द फंड ऑथोराइज्ड बाय पार्लियामेंट फ्रॉम अप्रैल 2021 इज ₹30,000 करोड़। तो अब ये कॉन्टिजेंसी फंड में कितना पैसा होगा कुल, ये पार्लियामेंट ने अप्रैल 2021 से इसको 30,000 करोड़ कर दिया था। ठीक है, पहले कानून के द्वारा किया गया होगा। कॉन्टिजेंसी फंड में पहले और कम पैसा रहता था, उसको बढ़ा के कर दिया 30,000 करोड़। यानी कॉन्टिजेंसी फंड में कितना पैसा होता है, 30,000 को। इसीलिए वहाँ पर मैंने कहा ना कि जो कॉन्टिजेंसी फंड का स्टेटमेंट नहीं दिया था वो एक फ़िक्स होता है और उसका तरीका भी एक फ़िक्स है खर्च करने का, तो इसलिए उसका ज़्यादा हिसाब किताब नहीं होता है। तो 30,000 करोड़ कहते हैं कॉर्पस, यानी एक टोटल अमाउंट फिक्स कर दिया गया कि 30,000 करोड़ रहेगा। मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया और केंद्र सरकार ने उसमें से 5,000 करोड़ प्रेसिडेंट की अनुमति से ले लिया राहत के लिए। उसके बाद जब पार्लियामेंट का सेशन होगा तो उसको डिस्कस करा के फिर 5,000 करोड़ निकाला जाएगा कंसोलिडेटेड फंड से, और फिर से कॉन्टिजेंसी फंड में जमा करके पूरा उतना 30,000 करोड़ मेंटेन कर दिया जाएगा। जो 30 से 25 हो गया था घट के, उसको फिर से 5,000 उसमें, ये इसमें आपको बताया गया है कॉन्टिजेंसी फंड के बारे में। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कंसोलिडेटेड फंड और कॉन्टिजेंसी फंड। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका बिसाइड्स द नॉर्मल Besides the normal receipts and expenditures of government which relate to the consolidated fund, कहा जा रहा है कि जो नॉर्मली जो भी सरकार की आमदनी होती है और खर्च होता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड से होता है, उसके अलावा बिसाइड्स यानी उसके अलावा सर्टेन अदर ट्रांजैक्शंस एंटर गवर्नमेंट अकाउंट्स, कुछ और तरह के भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन सरकार द्वारा किए जाते हैं सरकारी खातों से, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द गवर्नमेंट एक्ट्स मोर एज अ बैंकर, जिसमें कि सरकार मतलब सरकार की तरह नहीं बल्कि एक बैंकर की तरह काम करती है। समझ गए? जैसे बैंकर होता है, बैंक का क्या काम होता है,
पैसा लेना देना, पैसा जमा करना, उधार देना, बैंक का काम यही होता है। तो सरकार भी बहुत जगह एक बैंक की तरह काम करता है, सरकार की तरह नहीं। जो सरकार का काम है नियम कानून बनाना, देख रेख करना, वो अलग। कई जगह ये एक बैंकर की तरह भी काम करता है, यानी बैंक की तरह, यानी पैसा जो लोगों का किसी का जमा लेता है और उनको उधार भी देता है। वही करा कि इन गवर्नमेंट एक्ट्स मोर एज ए बैंकर। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू प्रोविडेंट फंड्स, जैसे प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? जो कर्मचारियों का पैसा है वो सरकार उसको जमा रखता है, ठीक है। सरकार क्या करता है, जैसे कोई कर्मचारी है सरकार का, कोई ऑफिसर है, कुछ भी है, एम्प्लॉय है, तो उसका कुछ पैसा प्रोविडेंट फंड में कटता है। वो पैसा क्या है? वो प्रोविडेंट फंड सरकार के पास जमा रहता है, जैसे बैंक में पैसा जमा होता है वैसे ही। और वो सरकार उसको उस पर ब्याज देता है, जमा रखता है। जब वो रिटायर होता है तो उसको ब्याज के साथ वो देता है पैसा काफ़ी बढ़ा के। तो वो वहाँ पर सरकार बैंकर की तरह काम कर रहा है कि फिक्स डिपॉजिट कर दिए भाई, ठीक है, या रिकरिंग डिपॉजिट इसको कहते हैं कि महीने महीने जमा करेंगे। जैसे महीने महीने आपका पीएफ कटता है, जो भी सरकारी लोग हैं, एम्प्लॉय हों, अधिकारी जो भी हों, महीने महीने सैलरी में से कटता है और वो जमा होते रहता है सरकार के पास। फाइनली एक हाई इंटरेस्ट के साथ जमा काफ़ी ज़्यादा पैसा होके रिटायरमेंट के समय, या आप पहले भी चाहें तो निकाल सकते हैं, वो मिलता है। तो इस समय सरकार एक बैंकर की तरह काम कर रहा है, समझ गए। तो प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शंस, देखिए यहाँ पर लिख दिया ना, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शन। इसी से आपको क्वेश्चन पूछा था कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसका पैसा कहाँ जाता है, यहाँ आ गया, देखिए। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। मुझे खुद लग रहा है कि समय लग रहा है, लेकिन जब पूछ रहा है तो हम क्या करें, फिर आप वहाँ जाइएगा, आपको सवाल समझ में। हाँ, वास्तव में मैं खुद, अरे वही ना कह रहे हैं कि हम खुद आज चिंतित थे बहुत, जब क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस डेप्थ से कैसे पूछ रहा। पहले तो कुछ बच्चा पढ़ता ही नहीं था, लूसेंट फूसेंट वाला अप्रोच बताइए तो कहता है लूसेंट पढ़ लेंगे सर, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखिए, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शंस एंड अदर डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। तो इस तरह का जो भी जमा, जैसे पोस्ट ऑफिस में एक जमा खाता होता है, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग्स अकाउंट होता है, वहाँ भी लोग पैसा जमा करते हैं। आजकल पोस्ट ऑफिस भी एक बैंक की तरह काम करता है। या और कई तरह के, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक है, जो एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें पैसा खरीद के आप उसको जमा, यानी इस तरह के जो भी पैसा है, देखिए क्या क्या है मेनली यहाँ लिखा हुआ, प्रोविडेंट फंड, स्मॉल सेविंग्स कलेक्शंस एंड अदर डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। इस तरह के मामलों में सरकार बैंकर की तरह काम करता है। द मनीज रिसीव्ड फ्रॉम आर, देखिए, द मनीज दस रिसीव्ड, इस तरह से जो पैसा जमा होता है सरकार को मिलता है, आर केप्ट इन पब्लिक अकाउंट, ये सरकार के पब्लिक, यानी पब्लिक का अकाउंट है, वो लोगों का है। वहाँ बैंक, ये सरकार का अकाउंट नहीं है, नाम ही है क्या, पब्लिक अकाउंट, यानी पब्लिक का अकाउंट है। वहाँ सरकार एक बैंक की तरह है और पब्लिक का अकाउंट है कि हाँ भाई किसी ने जमा किया पैसा अपना, तो उसका पैसा जमा है। यहाँ पर सरकार बैंक की तरह, देखिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वो सब सरकारी पैसा है, वो सरकार का अकाउंट है। कॉन्टिजेंसी फंड है वो सरकार का अकाउंट है। ये मैंने कहा अलग हट के बहुत कामों में सरकार बैंकर की तरह, बैंक की तरह भी काम किया सरकार की। अच्छा भाई प्राइवेट बैंक ये सब तो नहीं, ठीक है, आपको पैसा जमा करना है, हम भी आपका पैसा जमा वमा करेंगे, आपको हम पेंशन देंगे, आपको हम अभी प्रोविडेंट फंड काटेंगे, बाद में पैसा आपको हम एक मुश्त देंगे, फिक्स डिपॉजिट का भी फैसिलिटी इस तरह से देंगे। तो यहाँ बैंकर की तरह काम, तो ये सब जो पैसा होता है उसको हम पब्लिक अकाउंट में होता है, ठीक है, पब्लिक अकाउंट। एंड द कनेक्टेड डिसबर्समेंट्स आर ऑल्सो मेड देयर फ्रॉम, और उससे जुड़ा हुआ जो खर्च हुआ वो भी इसी अकाउंट से होता है। जैसे मैं पोस्ट ऑफिस में खर्च जमा करता हूँ पैसा, मान लीजिए, तो मेरे अकाउंट में मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया जमा किया हुआ है कर करके धीरे धीरे महीने महीने।
अब उसमें से मुझे ज़रूरत है तो मैं 20,000 निकालना चाहता हूँ, मैं जाता हूँ तो पोस्ट ऑफिस से निकाल लेता हूँ 20,000 रुपया, तो वो जो पैसा निकला वो भी इसी खाते से, पब्लिक अकाउंट से जहाँ मेरा पैसा जमा था उससे मुझे दे दिया जाएगा 20,000 रुपया। तो ये कहा जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट में ऐसा पैसा सब आता है और उससे जुड़ा जो खर्च यानी कि जो डिसबर्समेंट मतलब जो दिया जाता है पैसा, भाई जिसका पैसा जिसने डिपॉजिट किया था वो ले भी सकता है, तो उसको जो पैसा दिया जाएगा वो भी इसी अकाउंट से खर्च दिखाया जाएगा। देखिए इसलिए आगे क्या लिख रहा है, पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन फॉर सच पेमेंट्स फ्रॉम पब्लिक अकाउंट इज देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड। तो इसीलिए इस खाते से पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट का ज़रूरत नहीं पड़ता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल का। जनता का पैसा है, जनता जब चाहे जमा कर सकती है, जनता जब चाहे निकाल सकती है, इसमें पार्लियामेंट का कोई लेना देना नहीं। तो पब्लिक अकाउंट से ध्यान रखिएगा कि कोई पार्लियामेंट के ऑथोराइजेशन परमिशन का ज़रूरत नहीं होता है। अब यहाँ देखिए, इन अ फ्यू केसेस ए पार्ट ऑफ the revenue of government is set apart in separate funds for expenditure on special objects like road development. एक मिनट, in a few cases a part of the revenue of government is set apart in separate funds for expenditure on specific objects like road development, primary education, including mid-day meal scheme, etc., etc. These amounts are withdrawn from consolidated fund with the approval of Parliament and kept in the public account for expenditure on specific objects. The actual expenditure proposed on the specific objects is also submitted for vote of parliament. देखिए इसमें क्या किया है सरकार ने कि एक इसमें क्या किया है कि कई बार अब ऐसा होता है कि भाई हर बार पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना छोटी छोटी चीज़ों के लिए, खर्चों के लिए बड़ा दिक्कत का चीज़ होता है। तो वो क्या करती है कि पहले से एक लंपसम अमाउंट यानी एक मोटा अमाउंट कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के इस अकाउंट में जमा कर देता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए वो सोचा, जैसे इस बार देखिए बजट में आपको टारगेट किया है, इस बार लिखा था कि इतना रोड डेवलपमेंट पर इतना खर्च करेंगे, शिक्षा पर इतना खर्च करेंगे, इस तरह से मान लीजिए कुछ मेन प्रायोरिटी वो अपना रखता है। तो वो क्या कर सकता है कि उतना पैसा जो है वो जो कि पास हुआ है, ठीक है, पास उसको परमिशन से पार्लियामेंट के, वो पैसा उतना क्या कर सकता है कि कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के पब्लिक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे सकता है। ठीक है, कहिए सर ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि कंसोलिडेटेड फंड से आप जब भी निकालेंगे पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, उसमें छोटा मोटा भी बदलाव होगा तो फिर आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। समझ गए? मान लीजिए आप सोचे थे कि गांव की सड़क बनवाने के लिए 10,000 खर्च करेंगे, 10,000 करोड़, लेकिन आपको पता चला कि गांव की सड़क के लिए तो आपको 12,000 करना पड़ रहा है, शहर के लिए थोड़ा कम करना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा बदलाव करने के लिए फिर आपको पार्लियामेंट से बिल पास कराना पड़ेगा कि हाँ भाई हम शहर का 10 से 12 करना चाह रहे हैं, लेकिन गांव का 10 से 12 करना चाह रहे हैं, लेकिन शहर का 10 से 8 करना चाह रहे हैं। तो टोटल तो 20 का 20,000 ही करोड़ है। 10-10 हज़ार अगर शहर और गांव के लिए पहले कराया था पास, लेकिन अब उसको लग रहा है कि नहीं, शहर के लिए 8 ही हज़ार करोड़ में हो जाएगा, लेकिन गांव के लिए 12 का, तो उसके लिए भी फिर से बिल पास कराना पड़ेगा। तो ये रोज़ रोज़ का झमेला से बचने के लिए वो क्या करता है कि मोटा अमाउंट जो है पब्लिक अकाउंट में, उसको पता है हमको रोड डेवलपमेंट पर 20,000 करना है, तो 20,000 करोड़ उसने निकाल के कर लिया अपना पब्लिक अकाउंट में।
अब पब्लिक अकाउंट में उसको घटा बढ़ाव करने के लिए कोई पार्लियामेंट से परमिशन की जरूरत नहीं। टोटल रोड डेवलपमेंट का 20,000 करोड़ आ गया, अब उस पर शहर के लिए कितना करना है वो अपना कर ले, जितना जरूरत होगा उतना निकाल लेगा, गांव के लिए जितना करना उतना है वो निकाल लेगा। समझ गए, आसान हो जाता है। तो इसके लिए वो क्या करता है कि कुछ स्पेशल जो अगर पहले से फोकस किया रहता है कि इतना इतना इस पर करना है, जैसे रोड डेवलपमेंट हो गया, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब हो गया, तो उसको वो पहले से कंसोलिडेटेड फंड से तो जो परमिशन ले लिया था पार्लियामेंट से, तो उस पैसे को एक बार में उससे जो है वो उससे निकाल के और पब्लिक अकाउंट में डाल देता है, और वहाँ अपना समय समय पर जितना है ज़रूरत जिस हिसाब से वो कर सकता है। द एक्चुअल एक्सपेंडिचर प्रोपोज्ड ऑन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स इज ऑल्सो सबमिटेड फॉर वोट ऑफ पार्लियामेंट। बाद में जो इसका जो अब बाद में फिर सरकार से उसको पास, जो एक्चुअल खर्च हुआ जहाँ जितना, उसको सरकार से फिर उसको देना पड़ेगा बजट के समय कि हाँ हमने गांव पर इतना किया था और शहर पर इतना किया था। ऐसा नहीं कि बाद में उसको सरकार को नहीं, बाद में सरकार को, लेकिन उस समय ज़रूरत है घट बढ़ के लिए तो वो अपना मर्जी से कर सकता है। बाद में खर्च होने के बाद सरकार को उसकी सूचना देनी होगी कि हाँ हम इतना इतना किए थे। तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन the budget has to distinguish expenditure on revenue account from other expenditure। तो संविधान में ये कहा गया है कि सरकार जो है बजट जो उसमें खर्च होगी तो जो रेवेन्यू अकाउंट से खर्च करेगा उसको अलग से दिखाना है और बाकी खर्चों को अलग से दिखाना है। तो गवर्नमेंट बजट देयरफॉर कंप्राइजेस रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो जो बजट होता है वो दो हिस्से में बटा होता है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। यानी जो हमारा रेवेन्यू से जो भी इनकम एक्सपेंडिचर हुआ उसका हिसाब किताब अलग, और कैपिटल आप देखे ही थे, अभी आपको दिखाई थे कंसोलिडेटेड फंड में भी या सब में कि कैपिटल अकाउंट का अलग था हिसाब किताब, रेवेन्यू अकाउंट का अलग था। तो ये तो हो गया क्या, ये हो गया जो मेन डॉक्यूमेंट था एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में आपको हमने डिटेल में समझा दिया। यही जो है बजट का मेन डॉक्यूमेंट यही होता है। इसके बाद बजट में होता है डिमांड फॉर ग्रांट्स। ठीक है, मैंने आपको ये भी दिखाया हुआ है, एक बार चलिए आपको ये भी दिखा देते हैं।